अच्छा, हम लोग जो है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एडिनोमास रह गए थे, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो कार्सिनोमास पे जाते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स में मैंने ये बताया था कि जो नोड्यूल्स होते हैं ना ये मेनली पेनलेस होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट में जो है ना मेनली नोड्यूल्स उसको तो फील हो रहे होते हैं लेकिन पेन नहीं होता, तो इसकी वजह से बहुत सालों तक जो है बगैर ट्रीटमेंट के बंदा जो होता है वो रह लेता है। ठीक है, क्योंकि इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज़ होते हैं कि मतलब ऑब्वियसली नोड्यूल नज़र आ रहा होता है लेकिन इसके अलावा कोई इतनी ख़ास पेन वगैरह नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप बहुत टाइम तक आप ठीक ना करो ना, और जो वो होता है फाइन नीडल एस्पायरेशन वगैरह आप ना कराओ ना, और आपको नहीं पता लग रहा कि ये एडिनोमा जो है वो कार्सिनोमा में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो अल्टीमेटली थायरोटॉक्सिकोसिस की कंसिक्वेंसेस मतलब थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, इसके अलावा जो है कोल्ड और हॉट नोड्यूल्स वगैरह हमें नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मेनली हमने कहा था कि हमें मेनली जो है वो हॉट नोड्यूल्स नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन कोल्ड भी नज़र आ सकते हैं किस कंडीशन में, जब हमारे पास रास की एक्टिवेशन हो, रास की म्यूटेशन में हमें जो है वो कोल्ड नोड्यूल नज़र आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो है आप इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करते हो जिसमें TSH T3 T4 वगैरह देखते हो। इसके अलावा फाइन नीडल एस्पायरेशन टेस्ट वगैरह करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हो। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं थायराइड कार्सिनोमा पे। ठीक है, अब थायराइड कार्सिनोमा जो होता है ना ऑब्वियसली इस कैंसर है। ठीक है, तो अब हमारे पास मेनली जो SEQs में पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो वो यही आता है कि थायराइड कार्सिनोमा बताओ और उनकी वो बताओ प्रिवेलेंस बताओ कि कौन सा कॉमन है ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आपको नेम बता देता हूँ। तो नेम में हमारे पास क्या होता है, पेपिलरी कार्सिनोमा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास है मेडुलरी कार्सिनोमा और एक है एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हमारे पास हम लोग करते हैं पेपिलरी कार्सिनोमा ना, तो पेपिलरी कार्सिनोमा जो होता है वो 85% होता है। ठीक है, फॉलिकुलर कार्सिनोमा जो होता है वो 15 to 5% होता है। ठीक है, मेडुलरी कार्सिनोमा जो होता है वो 5% होता है और एनाप्लास्टिक जो होता है वो लेस देन 5% होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास पेपिलरी, फॉलिकुलर और एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा जो होता है इसमें एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि जो मेडुलरी कार्सिनोमा होता है इसमें मेनली हमारे पास पैराफॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस पे आते हैं। तो मेनली अगर आप पैथोजेनेसिस का ऊपर से बात करो ना कि जो थायराइड कार्सिनोमा होते हैं उस पर पैथोजेनेसिस में मेनली क्या होता है, तो एक हमारे पास मैप काइनेस पाथवे जो होता है उसकी म्यूटेशन होती है, एक हमारे पास PI3AKT जो पाथवे होता है उसकी म्यूटेशन होती है। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पैथोजेनेसिस, हम हर एक जो कार्सिनोमा है ना उसकी पैथोजेनेसिस करेंगे लेकिन सिर्फ हम लोग जीन्स की बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ मॉर्फोलॉजी जो है ना इस कैंसर कार्सिनोमास की आ सकती है लेकिन इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं आता है। MCQs वगैरह में आ सकती हैं ये चीज़ें, बाकी इतना कुछ ख़ास नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास पेपिलरी कार्सिनोमा जो है ना, तो पेपिलरी कार्सिनोमा में होता क्या है कि हमारे पास जो मेनली जो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक तो हमारे पास मैंने कह दिया मैप काइनेस पाथवे है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होती है ब्राफ जीन। ठीक है, म्यूटेशन ऑफ ब्राफ जीन। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक तो मैंने कह दिया मैप काइनेस, एक हमारे पास हो गया ब्राफ और एक हमारे पास कुछ ऑन्कोजेंस होते हैं जैसे RET हो गया और एक हमारे पास है NTRK1। ठीक है, तो क्या है, म्यूटेशन ऑफ मैप काइनेस है, ब्राफ जीन की म्यूटेशन है और हमारे पास ऑन्कोजेन का लेवल ज़्यादा हो जाता है RET और NTRK1। ठीक है, अच्छा फिर फॉलिकुलर कार्सिनोमा की जब आप बात करते हो ना तो उसमें हमारे पास मेनली जो है वो PI3AKT का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो रैस जीन है पाथवे है। ठीक है, अच्छा फिर एनाप्लास्टिक में, एनाप्लास्टिक दो तरीक़ों का होता है, या तो डिनोवो होता है या तो हमारे पास बिकॉज ऑफ फॉलिकुलर पेपिलरी कार्सिनोमा हुआ होता है। ठीक है, अब अगर डिनोवो है ना तो मेनली किसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से होता है, मेनली TP53 की म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो है फॉलिकुलर या पेपिलरी कार्सिनोमा की वजह से भी हो सकता है अगर वो अनट्रीटेड रहें और दे आर प्रेजेंट फॉर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर नॉट गेटिंग ट्रीटेड, सो दे कैन ऑल्सो लीड टू दी एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, अच्छा
in the end we're gonna have the pathogenesis of the medullary carcinoma. So what happens in medullary carcinoma, there's gonna be increased level of the RAT mutation, like there's gonna be mutation of the RAT, so ultimately there's gonna be medullary carcinoma and it's because of the increased level of the parafollicular cells, ठीक है, म्यूटेशन हो जाती है उनमें, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मॉर्फोलॉजी, सबकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम लोग आएंगे पेपिलरी कार्सिनोमा की मॉर्फोलॉजी पे, ठीक है। पेपिलरी कार्सिनोमा नेम से इंडिकेट हो रहा है ना, पेपिलाई बन रहे हैं, ठीक है, इंक्लूजन्स बन रही हैं, पेपिलाइज बन रहे हैं, ठीक है। अभी एक अगर ग्रॉस अपीयरेंस में देखते हो ना तो ये आपको सॉलिटरी भी नज़र आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको वो भी नज़र आ सकता है, क्या कहते हैं, मल्टीफोकल भी, मतलब ऑब्वियसली कार्सिनोमा है तो या तो अकेला भी हो सकता है या तो मल्टीपल फोकाइस भी इसके नज़र आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो होता है ना ये जो पेपिलरी कार्सिनोमा होता है ना, ये वेल सर्कमसाइज्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है, वेल इनकैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ना द लेजन जो होती है ना ये पेपिलरी कार्सिनोमा की ना, तो इसमें हमारे पास फाइब्रोसिस हो सकती है, कैल्सिफिकेशन वगैरह हो सकती है एंड सिस्टिक वगैरह भी हो सकती है। जब आप कट करते हो ना तो आपको ग्रेन्यूल्स वगैरह नज़र आते हैं, ठीक है, और पेपिलरी प्रोसेसेस भी नज़र आते हैं। तो क्या है कि आप जब ग्रॉस अपीयरेंस पे देखते हो सॉलिटरी या मल्टीफोकल हो सकता है, ठीक है, वेल सर्कमसाइज एंड वेल इनकैप्सुलेटेड हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा कैल्सिफिकेशन और फाइब्रोसिस वगैरह, और जब कट करते हो तो ग्रेन्यूल नज़र आते हैं, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो ना तो एक तो पेपिलरी प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं ना, तो पेपिलरी प्रोसेसेस नज़र आएंगे जिसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर होगी, क्योंकि पेपिलरी कार्सिनोमा है जो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा ना हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है ना, इसकी हमारे पास इंक्लूजन्स आती हैं, ठीक है, इंक्लूजन्स आती हैं जिसको आप वो कहते हो सीडो इंक्लूजन्स, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है ना, तो उसमें हमारे पास जो वो होती हैं न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन होता है ना, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड और फाइन होता है, बहुत पतला पतला होता है और डिस्पर्स्ड होता है। तो अल्टीमेटली वो आपको ऐसे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दे रहा होता है, या आपको ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई का अपीयरेंस दे रहा होता है जिसका नाम है, ठीक है, ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें कैल्सिफिकेशंस भी नज़र आती हैं, ठीक है, और लिम्फेटिक इन्वेजन्स जो है इसकी बहुत ज़्यादा होती हैं पेपिलरी कार्सिनोमा की, ठीक है। क्या क्या है, हमें जो है वो पेपिलरी प्रोसेसेस, फाइब्रोवास्कुलर कोर, ground glass appearance, orphan NEI and pseudo inclusions, so MoMA bodies and infiltrations जो होती हैं वो lymphatic infiltrations जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो पेपिलरी प्रोसेस पेपिलरी कार्सिनोमा है ना, इसमें हमारे पास एक फॉलिकुलर वेरिएंट भी होता है, मतलब कि वो बाहर से जब आप देखते हो ना तो बिल्कुल फॉलिकुलर कार्सिनोमा की तरह नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब आप उसको ऑब्वियसली जब माइक्रोस्कोपिकली आप उसको देखोगे ना तो अल्टीमेटली आपको हमारे पास स्मोमा बॉडीज़ वगैरह नज़र आने शुरू हो जाएंगे, सीडो इंक्लूजन नज़र आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे ना। क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, मेनली या नॉन फंक्शनल कार्सिनोमा होता है पेपिलरी कार्सिनोमा। सॉलिटरी मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर सॉलिटरी है तो इतना कुछ खास इसमें होगा नहीं ना, तो नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन अगर एज जो है ना वो हमारे पास 40 से ज़्यादा हो जाए ना, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा लिम्फेटिक टिश्यूज़ की जो है वो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो मेटास्टेसिस